इंडस्ट्री अनाउंस्ड फर्स्ट राइट इशू आफ्टर 30 इयर्स। क्यों आया ये राइट इशू, क्या इसके रीजंस थे, ये सबको जानने के लिए आज हम बात करेंगे। वेलकम टू फिनकरी, आई एम पुनीत सिंह। आई एम हियर टू डिस्कस रिलायंस का राइट इशू क्या आया है। कल रात को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में ये रिलायंस इंडस्ट्री ने डिक्लेयर किया, अनाउंस किया टू हैव अ बोर्ड मीटिंग ऑन 30th of April फॉर Q4 के रिजल्ट्स के लिए, डिविडेंड देने के लिए और साथ में एक राइट इशू शेयर का इशू करने के लिए। कोई भी राइट इशू, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होते हैं उनको एक ऑप्शन होता है कुछ और शेयर खरीदने का एट अट्रैक्टिव प्राइसेस, तो उनके लिए एक वैल्यूएबल प्रपोजिशन होता है। बट द क्वेश्चन इज, ये रिलायंस इंडस्ट्री को ऐसा करने की क्या जरूरत था। तो चलिए एक क्विक स्नैपशॉट लेते हैं रिलायंस के बारे में। रिलायंस का करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन, टोटल उसकी जो वैल्यू है मार्केट में, वो कल के रेट पर 9 लाख करोड़ रुपए हो गई है। उसका करंट मार्केट प्राइस 1430 रुपीज़ के आसपास था। उसका लास्ट ईयर का जो सेल्स था वो करीब 5,70,000 करोड़ रुपए था। उसमें से उसका एबिटा, जो प्रॉफिट था, वो करीब 80,000 करोड़ रुपए था। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो करीब 70 रुपये पर शेयर के आसपास उसका प्रॉफिट होता है और उसकी बुक वैल्यू जो थी वो 650 रुपये थी। रिलायंस का बिजनेस 3 पार्ट में ब्रॉडली डिवाइड किया जाता है। एक ऑयल एंड पेट्रोकेम बिजनेस, सेकंड पार्ट जो रिलायंस का जियो टेलीकॉम बिजनेस है, और बाकी थर्ड बिजनेस में उसका एक रिटेल बिजनेस आता है, रिलायंस रिटेल, और कुछ अदर टेक्सटाइल कंपनीज हैं जैसे आलोक इंडस्ट्री और विमल टेक्सटाइल, और एक जो SEZ बिजनेस है, वो सब चीज़ें वो चलाते हैं। बट आउट ऑफ टोटल 80,000 करोड़ रुपये प्रॉफिट जो उनको लास्ट ईयर हुआ था, उसमें से जो उनका कैश काउ है 65,000 करोड़ रुपये का प्रॉफिट, वो सिर्फ ऑयल एंड पेट्रोकेम बिजनेस से था, और तकरीबन 15,000 करोड़ रुपये का प्रॉफिट उनको लास्ट ईयर जियो से हुआ था। इस दौरान फिर क्या जरूरत पड़ा राइट इशू का लाने का? द रीजन इज दैट रिलायंस के ऊपर एज ऑफ डेट ऑन 30th मार्च अप्रोक्सीमेटली करीब 4 लाख करोड़ का लोन है। उस 4 लाख करोड़ के लोन में से 1 लाख करोड़ रुपए उन्होंने फॉरेन से लोन लिया हुआ है, जिसे हम ECB या एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग बोलते हैं, और करीब 3 लाख करोड़ रुपए उनका डोमेस्टिक लोकल कंपनियों से डेट है। इस 3 लाख करोड़ के अंदर करीब 25,000 करोड़ रुपए अभी उन्होंने मार्च में ही RBI से, जो उनका TLTRO 1.0 है, उसके अंदर अपना NCDs इशू करके 25,000 करोड़ रुपए रेज किया है। तो तकरीबन 4 लाख करोड़ रुपए का रिलायंस के पास लोन है। बट उसके साथ में रिलायंस के पास कुछ कैश और कैश इक्विवेलेंट एसेट्स भी हैं। तो करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए का, 1,50,000 करोड़ रुपए का उनके पास कैश, और साथ में कुछ इन्वेस्टमेंट जो उन्होंने म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म के लिए किए हैं वो हैं। तो टोटल लोन रिलायंस इंडस्ट्री का 4 लाख करोड़। अगर उसमें से हम ये इन्वेस्टमेंट और कैश 1.5 लाख करोड़ का माइनस कर भी दें, तो अभी भी जो ग्रॉस नेट डेट है, कर्जा है रिलायंस के ऊपर, वो 2.5 लाख करोड़ रुपए का है। 2.5 लाख करोड़ का कर्जा है, पर आपको सर्विसिंग करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, वो भी जब ऐसा कोविड वाला, कोरोना वाला एक बहुत ही टिपिकल टाइम्स आया हुआ है। तो कोई भी कंपनी चाहेगी कि जितना कर्जा कम से कम करे, उतना उनको फ्यूचर में फायदा होगा। तो रिलायंस ने यही एक कोशिश करने के लिए, अपना कर्जा कम करने के लिए प्लान बनाया था लास्ट ईयर। वहाँ रिलायंस इंडस्ट्री के जो CMD हैं मुकेश अंबानी जी, उन्होंने लास्ट ईयर अपनी शेयर होल्डर मीटिंग में ये कहा था दैट बाय मार्च 2021 वो चाहेंगे कि अपनी रिलायंस इंडस्ट्री को वो जीरो डेट कंपनी बनाएंगे और उसके लिए पूरा प्लान चलाएंगे। उस प्लान के अंदर उन्होंने ऑलरेडी जो उनका ऑयल एंड पेट्रोकेम बिजनेस है, उसके अंदर 20% शेयर होल्डिंग और हिस्सेदारी सऊदी अरेबिया की जो सबसे बड़ी तेल कंपनी है, ऑयल कंपनी है आरामको, उनको $15 बिलियन में सेल करने का अनाउंसमेंट किया था। वो डील कहीं पर जो तकरीबन 1 लाख करोड़ रुपए की थी, वो डिले हो गई है बिकॉज आजकल क्रूड ऑयल के प्राइस गिर गए हैं और शायद आरामको के पास भी वो कैश जो है वो अपना सेव करना चाह रहे हैं, उल्टा वो लोन ले रहे हैं अपने जो भी एक्सपेंसेस हैं उनको मीट करने के लिए। तो ये डील शायद खतरे में लगी हुई है। तो इसी कारणों से रिलायंस इंडस्ट्री ने कुछ ऑल्टरनेट प्लान्स बनाए हैं। तो आइए बात करते हैं कि 2.5 लाख करोड़ रुपए जो उनके पास अभी नेट डेट है, उसको किस तरीके से वो कम करने का प्लान करेंगे। इस 2.5 लाख करोड़ रुपए के अंदर रिसेंटली उन्होंने एक डील की थी और अनाउंसमेंट हुआ है लास्ट वीक, वो फेसबुक के साथ है। तो फेसबुक के साथ उन्होंने डील में रिलायंस जियो के अंदर 10% हिस्सा बेच दिया है फॉर अराउंड 45,000 करोड़। करीब करीब ये डील में उनको 45 से 50,000 करोड़ के आसपास उनको यहाँ से कैश आने की चांसेस हैं।
साथ में रिलायंस ने कुछ और भी डील बातें चल रही हैं। उनके टेलीकॉम बिजनेस के अंदर एक टेलीकॉम टावर का बिजनेस है जिसमें 50% हिस्सेदारी वो ब्रुकफील्ड या किसी और कंपनीज को करीब 50% हिस्सेदारी 25,000 करोड़ रुपए में बेचने का वो प्लान कर रहे हैं। उसके साथ साथ उनका एक मीडिया का भी बिजनेस है जिसमें नेटवर्क 18, वायाकॉम 18, हैथवे और डेन नेटवर्क आता है। इसको भी तकरीबन बताया जाता है $2 बिलियन के आसपास, 12,000 करोड़ रुपए के आसपास वो सेल ऑफ करने का प्लान कर रहे हैं। साथ में रिलायंस ने एक और प्लान किया हुआ है जो उनका फ्यूल ऑयल रिटेल के जो आउटलेट्स हैं जगह जगह पर पेट्रोल पंप्स, उसके अंदर भी उन्होंने ब्रिटिश पेट्रोलियम को 50% हिस्सा 7,000 करोड़ रुपए में बेच दिया है। तो फेसबुक का 45,000 करोड़ रुपीस, ये टेलीकॉम टावर का 25,000 करोड़ रुपए, ये वायाकॉम का करीब 12,000 और ये करीब करीब इसमें 90,000 करोड़ रुपए आने के चांसेस हैं। और जो बाकी 1.5 लाख करोड़ 2.5 लाख करोड़ के अंदर से आप सोचोगे आप करीब करीब 1 लाख करोड़ यहाँ से वो ला सकते हैं। तो जो रिलायंस प्लान कर रहा है कि जो बाकी 1.5 लाख करोड़ रुपए बचेगा उसमें से वो शायद 40 से 80,000 करोड़ रुपए राइट इश्यू के द्वारा भी ला सकते हैं। तो ये रिलायंस को अभी राइट इश्यू लाने की क्यों जरूरत पड़ा कि जो उन्होंने 1 लाख करोड़ रुपए आरामको से लाने का प्लान था वो शायद डिले हो गया है या खतरे में पड़ गया है। सेकंड, रिलायंस प्लान कर रहा था रिलायंस जियो के आईपीओ के थ्रू भी शायद वो 1.25 लाख करोड़ रुपए मार्केट से उठा सकते थे। ये प्लान करंट कोविड कंडीशन में काफी टफ है तो उन्होंने उसे डिले कर दिया है। इसी रीजन से अगर रिलायंस को अपनी करंट ऑब्लिगेशंस मीट करनी है, जैसे कि अभी 50,000 करोड़ रुपए का जो उन्होंने लोन लिया हुआ है वो पे करना है इस साल के अंदर फॉरेन लोन्स को, और फॉरेन लोन और एक्सपेंसिव होता जा रहा है बिकॉज डॉलर का रेट जो पहले 60 से 65 रुपए था 2 साल पहले जब उन्होंने लोन वगैरह लिया था वो आज 75-78 हो गया और गिरता जा रहा है। तो उनको लोन की सर्विसेज करने में भी अभी और डिफिकल्टी होगी। तो बेटर है कि वो लोन जितना जल्दी हो उसे पे करे। शायद फेसबुक की डील इस फॉरेन लोन को पे करने में हेल्प करेगी। लेकिन जो बाकी करंट ऑब्लिगेशंस भी हैं, आपको जानना होगा कि जो करंट ऑयल बिजनेस है वही रिलायंस का कैश काउ है, वहीं से सारा फ्री कैश फ्लो जिसे हम एफसीएफ बोलते हैं। मैं ये सब बातें आने वाले डिस्कशंस में एपिसोड में कवर करूंगा, कैसे एफसीएफ से शेयर की वैल्यूएशंस होती हैं और उसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो एफसीएफ जो फ्री कैश फ्लो है वो ऑलमोस्ट ड्राई अप हो रहा है। वो क्यों ड्राई अप हो रहा है कि अगर उसके 3 बिजनेस हैं, ऑयल बिजनेस मेन बिजनेस है। ऑयल बिजनेस के अंदर आप देख सकते हैं कि रिलायंस को जो प्रॉफिट होते थे वो कैसे होते थे। रिलायंस तकरीबन 8 से $12 का GRM ग्रॉस रिफाइनरी मार्जिन कमाता था। इसका मतलब क्या होता है, क्विक व्यू, कि अगर क्रूड ऑयल वो खरीद रहे हैं $30 के रेट पर बैरल और वो जब उसको रिफाइन करके मार्केट में पेट्रोलियम, डीजल और बाकी सब प्रोडक्ट बना के बेचते हैं तो $30 का जो खरीदा हुआ चीज है वो $38 पे वो मार्केट में सेल कर रहे हैं। तो तकरीबन $8 पर बैरल का उन्हें फायदा हो रहा है। ये फायदा तब होता है अगर वो क्रूड ऑयल जो है $30 के आसपास होता है। वही चीज आज आप देख सकते हैं इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल वो ऑलमोस्ट बिलो $10 चली गई है और कई जगह पर ऑयल के रेट्स नेगेटिव भी हुए थे -$30 तक। अप्रैल और मई और जून के जो फ्यूचर्स हैं अभी कल हमने देखा वो फिर से उनके रेट्स टूट गए हैं और क्रूड ऑयल के रेट वहां भी $20 से गिरकर करीब $12 पर आ गए हैं। अगर ये ऑयल के रेट्स लो रहते हैं और वर्ल्ड में ग्लोबल ऑयल की डिमांड जो 50 से 60% कम हो गई है, अगर ये डिमांड भी कम हो जाती है तो रिलायंस के जो डायरेक्ट कैश फ्लोज हैं उनको डायरेक्ट हिट होगा। अगर वो जो उनका 60,000 करोड़ रुपए ऑयल से बिजनेस से पैसा आता है वो उनको नहीं मिल पाएगा। जबकि ऑन द अदर हैंड उनको जो अपने पुराने लोन हैं उनको सर्विस करना ही पड़ेगा। पुराने लोन को सर्विस करने के साथ साथ आपको अपने करंट के जो कंपनी के खर्चे हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, सैलरी है, मेंटेनेंस है, कोई भी और प्लान्स हैं, उनको भी मीट करना पड़ेगा। तो रिलायंस को नेचुरली करीब 50-60 हज़ार करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा जरूरत इस साल पड़ने वाली है। इन्हीं रीजन से रिलायंस ने एक बहुत स्मार्ट मूव खेला है कि बजाय और कहीं जाके इन सारे फंड्स को रेंट करने की जगह पर जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उन्हीं को कुछ एक्स्ट्रा शेयर इश्यू कर दें और मार्केट और उन्हीं शेयर होल्डर से पैसा कमाएं। ये उम्मीद बताई जाती है कि ये इशू का जो रेट है वो शायद 1:5 आता है, तो हर 5 शेयर के ऊपर 1 शेयर नए शेयर होल्डर को मिलेगा। इससे तकरीबन वो अगर 10% करीब आप देख सकते हैं, अगर इस तरह का कुछ कहानी आता है तो 10 से 5% से लेकर 10% तक का वो अपना फंड रेज कर सकते हैं। तो बोला जाता है कि 45,000 करोड़ से 90,000 करोड़ रुपीस वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स से ही शायद पैसा उठा के अपनी डेट ऑब्लिगेशंस को मीट करें।
अगर ऐसा हो जाता है तो फिर पोस्ट कोविड सिनेरियो में क्या होगा? क्या रिलायंस एक अट्रैक्टिव शेयर रहेगा? रिलायंस डेफिनेटली एक अट्रैक्टिव शेयर रहने वाला है। किस तरीके से? अगर जैसे ही पोस्ट कोविड सिनेरियो आएगा, रिलायंस के पास 3 ऑप्शन होंगे। एक तो वो ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी बनेगा। सेकंड, वो जब रिलायंस जियो का आईपीओ आएगा तो एक बहुत ज्यादा फंड रेज करके उसको रोल आउट करके विद फेसबुक की हेल्प से इस बिजनेस को वो मल्टीफोल्ड कर सकता है। सेकंड इज, अभी अनाउंस किया है, यानी कल अनाउंस किया है रिलायंस ने फेसबुक के साथ मिलकर एक नई व्हाट्सएप पर सर्विसेज जियो मार्ट। तो जियो मार्ट इज जस्ट लाइक अमेजॉन और वॉलमार्ट की तरह से ऑनलाइन किराना स्टोर्स घरी गली में हर जगह से आप ऑर्डर करके सामान मंगा सकते हो। तो जो बिजनेस अमेजॉन करता था वही बिजनेस रिलायंस अब इमीडिएट बहुत फास्ट स्पीड से कर पाएगा। और ये जियो मार्ट अगर रिलायंस रिटेल के साथ में कंबाइंड हो जाता है तो एक नया प्रोडक्ट और नई वैल्यूएशन कंपनी की आएगी। जो हाल रिलायंस ने रिलायंस जियो में किया था टेलीकॉम में, वही उम्मीद है कि वो जियो मार्ट में कर पाएं। तो एक अनदर बेनिफिट फ्यूचर के नजरिए से आपको मिलेगा। और तीसरा, अगर रिलायंस रिटेल अगर बाकी मीडिया बिजनेस में अगर वो अपने आप को डाइवर्सिफाई करने की जगह पर वो पैसा उसको एग्जिट करती है तो कुछ कैश मिलने वाला है। साथ में ये ऑयल के रेट 10 और $5 हमेशा नहीं रहने वाले। आज से 2-3 क्वार्टर के बाद जैसे ही कोरोना का इश्यू खत्म होगा, वी विल फाइंड दैट ये ऑयल के रेट बढ़ेंगे और रिलायंस को वापस से उस कैश को मिलने की उम्मीद है और रिलायंस काफी बेटर पोजीशन में होगा मार्केट में ये सब चीजें डिसाइड करने के लिए। तो मेरे हिसाब से रिलायंस का जो शेयर है वो इस वक्त काफी थोड़ा 1450 के आसपास तक आके काफी बढ़ गया था। बट जो लोग फ्यूचर में इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको एक क्लोजली वॉच करना चाहिए और राइट इशू निकलने के बाद डेफिनेटली इसमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए। थैंक यू।